सितंबर 2008 के दिन महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई। इसी दिन गुजरात के मोड़ासा में भी एक बम ब्लास्ट हुआ, इसमें भी एक आदमी की जान चली गई। 90 के दशक से लेकर साल 2008 के बीच का दौर भारत में बम विस्फोट का दौर रहा। हर साल कहीं ना कहीं बड़े बम धमाके होते। कभी कहा जाता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, कभी कहा जाता है कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। लेकिन मालेगांव बम धमाके में हुई जांच ने पहली बार इस कड़ी को खोला कि नहीं, इस कहानी में कोई और भी है। पहली बार किसी बम धमाके में कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के नाम सामने आए, क्योंकि इस बार इस बम धमाके की जांच कर रहे थे उस वक्त के सबसे ईमानदार अफसरों में से एक आईपीएस हेमंत करकरे। जिस वक्त मालेगांव बम धमाका हुआ उस वक्त हेमंत करकरे महाराष्ट्र एटीएस के चीफ थे। मालेगांव में हुए बम धमाके के तुरंत बाद ही पाकिस्तान और इस्लामी आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। लेकिन हेमंत करकरे ने ईमानदारी से जांच की तो इसके पीछे के हिंदूवादी संगठनों की परतें खुल जाती हैं। इस संगठन का नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत में आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों से लेकर आर्मी के बड़े अधिकारी तक शामिल थे। हेमंत करकरे ने आगे जांच की तो एक लैपटॉप हाथ लगा जिसमें अभिनव भारत की सीक्रेट मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग थी। इन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि अभिनव भारत का उद्देश्य सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को डराना भर नहीं था, बल्कि भारत के बाहर एक निर्वासित सरकार बनाकर भारत की चुनी हुई सरकार पर कब्जा करना था। अभिनव भारत का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए भारत के संविधान को बदलना और तिरंगे को हटाकर अपना एक अलग झंडा स्थापित करना था। और इसके लिए तरीका अपनाया था पूरे देश में जगह जगह बम विस्फोट करना। इसलिए पहला सवाल उठता है कि सीक्रेट संगठन अभिनव भारत का जन्म कैसे हुआ, इसका भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर से क्या संबंध था, आर्मी के बड़े ऑफिसर कर्नल पुरोहित कैसे इजराइल और नेपाल की मदद से भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, इजराइल के अधिकारियों से इनकी क्या बात हुई थी, मालेगांव के अलावा इन्होंने पहले कहां-कहां बम धमाके किए थे जिनका नाम पाकिस्तान और आईएसआई पर डाला गया। अभिनव भारत का आरएसएस से क्या संबंध है, कैसे पकड़े गए अभिनव भारत के आतंकी। एटीएस के अनुसार अभिनव भारत ट्रस्ट के रजिस्टर होने के बाद इस ग्रुप की अगली मीटिंग नासिक जिले के परशुराम थिएटर में होती है। एटीएस के अनुसार इस मीटिंग में भाग लेने वाले एक सदस्य ने एटीएस को बताया कि इस मीटिंग में कश्मीर पीठ के शंकराचार्य अमृतानंद देव तीर्थ, जिन्हें सुधाकर द्विवेदी और दयानंद पांडे के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म खतरे में है और इसे बचाने के लिए सभी हिंदुओं को साथ आना पड़ेगा। मीटिंग में अपनी बात रखते हुए शंकराचार्य अमृतानंद देव तीर्थ ने मीटिंग की रिकॉर्डिंग के लिए अपना लैपटॉप टेबल पर रख दिया। वहीं कर्नल पुरोहित ने मुसलमानों से लड़ने के लिए बम ब्लास्ट करने की बात कही। इस लैपटॉप में रिकॉर्डिंग हुई मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग ही आगे चलकर मालेगांव बम ब्लास्ट मामले की साजिश। इससे पहले भी 8 सितंबर 2006 के दिन भी मालेगांव में बम ब्लास्ट हुए थे। ये बम एक साइकिल में फिट किए गए थे। इस ब्लास्ट में भी करीब 40 लोगों की मौत हुई थी और करीब 125 लोग घायल हुए थे। शुरू में ही महाराष्ट्र पुलिस के डीजी टीएस पारिसा ने कहा कि वे एक बड़ी लीड की तरफ है। 30 अक्टूबर 2006 के दिन महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के एक एक्टिविस्ट नूर उल हुदा को अरेस्ट कर लेती है। बाद में पुलिस ने शब्बीर बैटरीवाला और रईस अहमद को भी अरेस्ट कर लिया और कहा कि ये दोनों क्रमशः लश्कर ए तैयबा और सिमी से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर साल 2006 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में शुरू में ही बाकी बम धमाकों की तरह घोषित कर दिया गया कि इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है, इसमें भी लश्कर ए तैयबा का हाथ है और मुस्लिम युवकों को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन पुलिस को इन तीनों आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो इसमें आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं के नाम बाहर आए। इसलिए मालेगांव बम धमाके में अभिनव भारत का नाम बाहर आने पर हेमंत करकरे अन्य बम ब्लास्ट में भी अभिनव भारत के अन्य कट्टरपंथी हिंदू संगठनों की भूमिका की भी जांच करने लगे। क्योंकि हेमंत करकरे के पास कर्नल पुरोहित और अभिनव भारत से जुड़े कार्यकर्ताओं के लैपटॉप और पेन ड्राइव हाथ लगे थे। धीरे धीरे हेमंत करकरे संभवतः आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की भी जांच करते उनके बड़े नेताओं तक पहुंचते, क्योंकि अभिनव भारत नाम का ये सीक्रेट ग्रुप आरएसएस से जुड़ा हुआ था। उसके कार्यकर्ता आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद से और बजरंग दल से सहानुभूति रखते थे, बल्कि कई कार्यकर्ता आरएसएस और एबीवीपी से ही आए थे। जनवरी 2008 का दिन एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा था तो दूसरी तरफ हरियाणा के फरीदाबाद शहर में कुछ लोग एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में इंडियन आर्मी का एक बड़ा अफसर खड़े होकर बोलता, इस संविधान का पालन करने से हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, हमें अपने देश के लिए इस संविधान से लड़ना होगा, ये हमारा देश नहीं है, ये सरकार हमारी नहीं है, हमें ये देश वापस लेना होगा, अपनी स्वतंत्रता के लिए एक युद्ध लड़ना होगा, हमें विदेश में एक सेंट्रल हिंदू गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और इस आदमी का नाम था कर्नल श्रीकांत पुरोहित, जो होने को आर्मी में एक बड़ा अफसर था, जिसके संगठन का नाम था अभिनव भारत, जिसकी चाहती आर्मी में रहते हुए भारत सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा की और अंत में भारत को एक लोकतांत्रिक देश की जगह उसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की। कर्नल पुरोहित आर्मी में ऐसा अकेला आदमी नहीं था, उसने अपने जैसे और भी अफसरों से बातें की, अपनी विचारधारा के और भी लोग इकट्ठे की, विदेश में अपनी निर्वासित सरकार बनाने और उसका दफ्तर खोलने के लिए उसने इजराइल से बातें की। उसने चेकोस्लोवाकिया देश से हथियार खरीदने के लिए नेपाल के राजा से सीक्रेट मीटिंग की ताकि बम ब्लास्ट करके भारत से मुस्लिमों को भगाया जा सके, अल्पसंख्यकों को भगाया जा सके। इन सीक्रेट मीटिंग्स का राज खुला मालेगांव ब्लास्ट की जांच के दौरान। साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट की जांच के दौरान आईपीएस हेमंत करकरे को अभिनव भारत के आरोपी कार्यकर्ताओं से 3 लैपटॉप मिले। 3 लैपटॉप और उसमें छुपे हैं कई राज। एटीएस की माने तो इन लैपटॉप में बम बनाने से लेकर आतंक के लिए फंडिंग के पूरे सबूत मौजूद हैं, जिनमें से एक लैपटॉप में ऐसी ही मीटिंग्स की करीब 40 ऑडियो और वीडियोस थी, जिनके अंदर थी इनकी बातचीत, जिस बातचीत ने पूरे देश को चौंका दिया। पहला सवाल उठा है कि आखिर क्या था इन वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के अंदर। इजराइल और नेपाल जैसे देशों के साथ मिलकर कौन सी साजिश रची जा रही थी, ये किस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की रचना करना चाहते थे और इसे किस तरह से हासिल करना चाहते थे। इजराइल की तरह हिंदुओं का एक अलग देश प्राप्त करने के लिए ये क्या तरीका अपनाना चाहते थे। इन लोगों का आरएसएस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से क्या नाता था। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद इनका क्या हुआ, इनकी अरेस्ट के बाद ये कहां गए, उनके पास आ जाएंगे। यहाँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात इस नए हिंदू राष्ट्र के नए संविधान की है। फरीदाबाद मीटिंग में कर्नल पुरोहित इस संविधान के एक हिस्से को भी पढ़ता है, यानी अभिनव भारत द्वारा बनाए गए संविधान को। अभिनव भारत का नया संविधान नेताओं के बीच आपस में विचारों को आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन नेताओं द्वारा एक बार डिसीजन लिए जाने के बाद वो सबको मानना पड़ेगा, यानी उसमें जनता के विरोध की कोई जगह नहीं बचती है। यानी अभिनव भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें जनता के विरोध के लिए कोई जगह नहीं है, जनता में से कोई भी अथॉरिटी से सवाल नहीं कर सकता। अभिनव भारत का ये नया संविधान कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि सांस्कृतिक विविधता को भी खत्म करके सिर्फ एक ही संस्कृति की बात करता है। मतलब अभिनव भारत के संविधान में यानी हिंदू राष्ट्र में अलग अलग धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है, अलग विचारधारा के लिए भी कोई जगह नहीं है। इस संविधान के अनुसार सिर्फ एक धर्म होगा, वो होगा सनातन धर्म। अभिनव भारत का संविधान सिर्फ राष्ट्रपति शासन और सिर्फ एक पार्टी का प्रावधान करता है, यानी देश में सिर्फ एक पार्टी होगी और पूरी दुनिया के सभी हिंदू इस पार्टी के सदस्य होंगे। इस ड्राफ्टेड संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान ये था कि जो भी इस नए हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा या इसके लिए नुकसानदेह होगा उसकी हत्या कर दी जाएगी और उसे मार दिया जाएगा। ये बात कर्नल पुरोहित इस मीटिंग में कहते हैं जब वो संविधान पढ़ रहे थे। कर्नल पुरोहित ने अभिनव भारत के इस संविधान को पढ़ते हुए तिरंगे की जगह नए राष्ट्रीय ध्वज का भी जिक्र किया कि वो कैसा होगा, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी, किस रंग का होगा, उस पर क्या क्या छपा हुआ होगा, कैसे उसकी 4 मिसालें 4 वेदों को प्रतिबिंबित करेंगी। क्योंकि देश की आर्मी का इतना बड़ा अफसर होते हुए भी कर्नल पुरोहित और उसके साथी देश के तिरंगे को हटाकर अपनी विचारधारा का झंडा लागू करना चाहते थे। ये कैसी समझ थी। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसी सीक्रेट मीटिंग होती रहती है, ऐसी बातचीत तो लोग करते रहते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। अभिनव भारत के कार्यकर्ताओं का 3 बम ब्लास्ट में भी हाथ था। एक मालेगांव ब्लास्ट का तो था ही,
जिसमें इनकी अरेस्ट हुई। दो की बात कर्नल पुरोहित और मेजर उपाध्याय खुद खुलते हैं। फरीदाबाद मीटिंग मालेगांव ब्लास्ट से पहले की थी। इस मीटिंग में कर्नल पुरोहित कहता है कि आज मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताया है। हमने इससे पहले 2 ऑपरेशन सक्सेसफुल किए हैं। फरीदाबाद मीटिंग से एक दिन पहले रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय ने भी इन 2 ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन के बारे में स्वामी अमृतानंद को अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन में बताया था। मेजर रमेश उपाध्याय ने अमृतानंद को यानी कि स्वामी अमृतानंद तीर्थ को बताया कि अपने भारत के कुछ कार्यकर्ता मुस्लिमों और ईसाइयों में डर फैलाने के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। इन कार्रवाइयों को जीवित रखना चाहिए, जैसे हैदराबाद मस्जिद में हुआ ब्लास्ट। इसमें कोई आईएसआई वगैरह इन्वॉल्व नहीं थी, ये हमारे ही लोग थे। इसके अलावा दूसरे ऑपरेशन के बारे में ईपीडब्ल्यू मैगजीन की रिपोर्ट कहती है कि अन्य हमले शायद नांदेड़ ब्लास्ट या परभड़ी अथवा जालना ब्लास्ट हो सकते हैं, क्योंकि इन बम ब्लास्ट में अभिनव भारत के ही कार्यकर्ता राकेश धावड़े भी शामिल पाया गया था। राकेश धावड़े मालेगांव ब्लास्ट के लिए हुई सीक्रेट मीटिंग्स में भी शामिल होता है। सवाल यह है कि क्या अभिनव भारत और उसके कुछ कार्यकर्ता एक अलग थलग पड़े हुए ग्रुप की तरह थे, जो एक अनरियलिस्टिक प्लान लेकर चल रहे थे कि भला कुछ लोग इतनी बड़ी सरकार को उखाड़ने और तख्तापलट करने का हास्यास्पद प्लान सोच भी कैसे रहे थे। लेकिन ये सच नहीं है, ये कोई अलग थलग पड़े हुए ग्रुप नहीं थे या कुछ कम लोग नहीं थे। अभिनव भारत के कार्यकर्ता भाजपा, विष्णु परिषद, बजरंग दल जैसे मेनस्ट्रीम संगठनों से ही आए हुए थे। दूसरी बात, समय समय पर आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खुलकर अभिनव भारत का बचाव किया है। जब ये सभी आरोपी जमानत पर आगे चलकर बाहर आते हैं तो जेलों से बाहर आने पर आरएसएस और भाजपा समर्थक मीडिया ने भी इनको एक हीरो की तरह पेश किया, इनको अपराधियों की तरह पेश नहीं किया। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर आगे चलकर इन लोगों के साथ क्या हुआ, ये पकड़े गए या कितने दिन जेल में रहे, इन्हें फांसी की सजा हुई या नहीं, क्या ये जेल गए, क्या इनको इनके किए की सजा मिली, जो इस खूबसूरत से हिंदुस्तान को तहस-नहस करना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब की कहानी भी बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही दिलचस्प है। साल 2008 के अंतिम महीनों में मालेगांव ब्लास्ट की साजिश रचने के जुर्म में ये सारे आरोपी जेल में भेज दिए जाते हैं और इन्हें भेजने वाले आदमी का नाम था हेमंत करकरे। ये सारे आरोपी 2014 तक जेल में रहते हैं। इस बीच में 26/11 मुंबई अटैक के बाद केंद्र सरकार ने आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए एनआईए का गठन कर दिया। एनआईए के गठन के बाद साल 2011 में मालेगांव की जांच भी महाराष्ट्र एटीएस से लेकर एनआईए को दे दी जाती है। लेकिन साल 2014 में सरकार बदल जाने के बाद मामला बदल जाता है। धीरे-धीरे इन आरोपियों के खिलाफ केस कमजोर कर दिया जाता है, गवाह पलट जाते हैं, सबूत मिटा दिए जाते हैं। मालेगांव केस में एनआईए की तरफ से कोर्ट में पेश होने वाली सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि सरकार बदलने के बाद एनआईए के एक अधिकारी ने मुझे आकर कहा कि उनके लिए एक मैसेज है कि इस केस में अब सॉफ्ट चलना है। रोहिणी सालियान ने आगे कहा कि अगली सुनवाई से एक दिन पहले एनआईए का वो अधिकारी दोबारा मेरे पास आता है और उसने मुझसे कहा कि ऊपर से निर्देश है कि इस बार कोर्ट में आपकी जगह कोई और अपीयर होगा। इस तरह अंततः रोहिणी सालियान को इस केस में एनआईए की तरफ से सरकारी वकील वाली जिम्मेदारी से हटा दिया जाता है। ये लगभग स्पष्ट संदेश था कि नई सरकार इस केस में सरकारी वकीलों और एनआईए से क्या चाहती है। धीरे-धीरे गवाह पलटते चले जाते हैं, केस कमजोर होता चला जाता है। कोर्ट उन्हीं सबूतों के आधार पर कोई डिसीजन सुनाती है जो जांच एजेंसी सबूत के तौर पर उसके सामने पेश करती है। अगर जांच एजेंसी ही सबूतों के साथ खेल करे तो कोर्ट क्या कर सकती है, जैसे सबूत कोर्ट को दिखाए जाएंगे, कोर्ट लगभग वैसा ही डिसीजन देगा। यही हुआ। साल 2017 के अप्रैल महीने में गवाहों के बयान बदलने के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के अनुसार कोर्ट ने जमानत देने का आधार ये माना कि जिन 2 गवाहों स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ और राकेश धावड़े की गवाही के आधार पर साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया था, उन दोनों ही गवाहों ने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि साध्वी एक महिला है और जेल में 8 साल हो चुके हैं और ब्रेस्ट कैंसर यानी कि सीने के कैंसर से वो जूझ रही है, वो बिना सपोर्ट के चल नहीं सकती। इस तरह साध्वी प्रज्ञा जमानत पर जेल से बाहर आई। 3 महीने के बाद ही साध्वी के बाद कर्नल पुरोहित को भी साल 2017 के अगस्त महीने में जमानत मिल जाती है। कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में दावा किया कि वो तो सेना की खुफिया एजेंसी में था और अभिनव भारत की कार्रवाइयों पर नजर रखने के लिए अभिनव भारत की सीक्रेट मीटिंग्स अटेंड करता था ताकि वहां से खुफिया रिपोर्ट निकाल सके और सेना दे सके। हालांकि कोर्ट ने कर्नल पुरोहित के इस लॉजिक को सही नहीं माना। कर्नल पुरोहित ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि वो 9 साल जेल में रह चुका है और अगर उसे बम सप्लाई करने के आरोप में अगर वो दोषी पाया भी जाता और उसे सजा भी मिलती तो भी अधिकतम 7 साल की सजा उसे मिलती, इसलिए मुझे जमानत मिलनी चाहिए। अंततः कर्नल पुरोहित को जमानत पर रिहाई मिल जाती है। कर्नल पुरोहित के बाद बाकी आरोपियों को भी एक-एक करके इस आधार पर जमानत मिल जाती है कि मुख्य मास्टरमाइंड यानी कर्नल पुरोहित को जमानत मिल चुकी है तो उन्हें भी मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और तिरंगा जैसे राष्ट्रीय ध्वज को बदलने डालने की एक प्लान रचने वाले मालेगांव ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आज जमानत पर बाहर है। उनमें से एक वर्तमान सरकार वाली पार्टी से सांसद है, यानी वो जनता की जनप्रतिनिधि है। लेकिन एक बात हमें सीखने के लिए है कि किस तरह बम ब्लास्ट का माहौल बनाकर और हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर कुछ लोग इस देश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। कमोबेश यही स्थिति आज भी है। आज भी हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है, लेकिन अपने पड़ोसी दोस्त मुस्लिम या पड़ोसी दोस्त हिंदू से नफरत करने की जगह एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि हमें आपस में लड़ा कौन रहा है, कौन है जो आपको भड़काकर अपने पक्ष में करना चाहता है। ये दोनों ही पक्ष के लोगों को आपस में सोचना चाहिए। इन लाइनों से अधिक मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं होगा।